मुझे बताइए कि आपके गवर्नमेंट में कितने कनेक्शन थे जिसके कारण आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल पाए, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे को कोई आइडिया आया फिर मैं जाके गवर्नमेंट को सीधा पिच करूं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा कहे कि भैया सबसे बड़ा म्यूजियम बना दो हमारा। तो भूपेंद्र जी, ना ही तो हमारे चाचा विधायक थे, ना ही हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स से लेना देना। हमारे प्लेटफॉर्म में 5 करोड़ लोगों ने सेल्फीज अपलोड की थी। तो जब मेरे आंख से आंसू आ गए कि जब मैं 15 में जा रहा था ना, हर जगह तिरंगा था, हर जगह तिरंगा था। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि देश बदल रहा है और इस तरीके की कैंपेन्स होती है और इससे क्या होता है ना, लोग यूनाइट होते हैं। जो देश यूनाइटेड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो वी टॉक अबाउट ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, बट ग्रेट अमेरिकन्स नेवर से रॉन्ग अबाउट अमेरिका। बट इन इंडिया बहुत सारी ये रहता है कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लास्ट दिन मैं आपको बता नहीं सकता, 1 घंटे में 40 लाख सेल्फीज अपलोड हो रही थी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग। इससे पहले मैंने राष्ट्रगान किया, अगर आपको पता होगा, उसमें 2.5 करोड़ वीडियोस अपलोड हुई लोगों की राष्ट्रगान गाते हुए। तो वहाँ से ये कैंपेन है। इस साल भी हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, मैं अभी बता नहीं पाऊँगा बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बट इस साल दोनों सालों से बहुत बड़ा होगा। पहले से मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर मेरी मम्मी है और मैं चाहता हूँ कि माँ बाप शादी के लिए पैसे ना बचाए, अपने बच्चे के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फर्स्ट इन्वेस्टर बने ना, तो ये देश अमेरिका से बेटर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे और आप देख रहे हैं द थिंक रिच शो। दोस्तों, थिंक रिच शो का एक ही मकसद है कि आप सभी की थॉट प्रोसेस को वेरी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में बढ़ा सके एंड आपको सिखा सके कि बीइंग रिच डज नॉट मीन ओनली अबाउट मनी, इट इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को जीते हैं और किस तरह से आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जाते हैं। दोस्तों, हर एक पहलू इसमें इन्वॉल्व है। मैं उस आदमी को फेलियर मानता हूं जिसने सिर्फ पैसे कमा लिए लेकिन जिसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, जिसकी लाइफ में कनेक्शंस नहीं है, जिसकी लाइफ में प्यार नहीं है, जिसकी लाइफ में आई थिंक रिस्पेक्ट नहीं है और कुछ कर गुजरने का पैशन नहीं है। दोस्तों, आज इस थिंक रिच में हम ऐसे ही एक बहुत ही पावरफुल डायनेमिक पर्सन से मिलना चाहते हैं जो कि IIT से है। IIT रुड़की से उन्होंने अपनी एजुकेशन की, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, और 10 साल पहले उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है टैगबिन। आप कहेंगे ये स्टार्टअप का नाम आपने सुना है, नहीं सुना, आई डोंट नो, लेकिन ये स्टार्टअप काम करता है कुछ अलग फील्ड में, जैसे कि प्रधानमंत्री म्यूजियम डिजाइन करना। एंड दोस्तों, 10 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई और अब 10 साल पूरे हुए और 10 साल में ये कंपनी पहुंच चुकी है 100 करोड़ रुपए के आसपास के टर्नओवर पे। सो आइए मिलते हैं श्री सौरभ भैक से, जो कि फाउंडर है टैगबिन के। सौरभ जी नमस्कार, हाउ आर यू डूइंग सर? नमस्कार भूपेंद्र जी, आई एम डूइंग वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग एक्सीलेंट सौरभ सर एंड वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट टैगबिन, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बस इतना ही जाना है कि ये म्यूजियम्स वगैरह डिज़ाइन करती है और कई सारे और टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करती है, बट व्हाट इज इट इन डिटेल, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। सो भूपेंद्र जी, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 2013 में। मैंने कोई जॉब नहीं की। IIT में मैंने 8 इंटर्नशिप की थी। ओके। सो सबसे पहले तो मुझे स्टार्टअप करने का पैशन इसीलिए शुरू हुआ बिकॉज मैंने माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल इन सब में भी इंटर्नशिप की, बट मुझे कभी मज़ा नहीं आया उन सब में काम करते हुए। तो फाइनली मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था फैमिली कार्ट। ओके। वो एक स्टार्टअप था, 3 लोगों की कंपनी थी। वहाँ पे मुझे सारी क्रिएटिविटी और फ्रीडम थी काम करने की, और मुझे ऐसा लगा कि यार यही वो जगह है जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा मन किया। और वहाँ पे मैं लॉजिस्टिक वालों के साथ जाता था, डिलीवरी बॉय बन के जाता था। मैं स्टोर में जाके देखता था कि इन्वेंट्री है। सो मुझे मेरी सिस्टर कहती थी कि यार ये तो क्या कर रहा है IIT में पढ़ने के बाद, बट आउट ऑफ ऑल द इंटर्नशिप मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद का शुरू करना है। और जब इंटर्नशिप ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ ही ज्वाइन करूँगा, बट उन्होंने मुझे बताया कि वो अपना स्टार्टअप क्लोज कर रहे हैं। awesome. तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरा खुद का बेबी किल हो रहा है। सो जब मैंने अपना वापस गया तो मैं कोई भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा। सो मैंने आइडियाज़ सोचने शुरू किए कि कौन से आइडियाज़ में मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम्स, ये सब मैंने कॉलेज में सीखा था, पढ़ाई भी की थी इसकी। तो इसके अराउंड ही कोई सर्विस का बिज़नेस क्यों ना शुरू किया जाए। तो इस तरीके से टैगबिन का जन्म हुआ। 2013 से 2018 तक हमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें हम AR VR की सर्विसेज देते थे। हमने दुबई, सिंगापुर में भी प्रोजेक्ट्स किए। बट 2018 में जो मेरी म्यूज़ियम जर्नी है वो शुरू हुई क्योंकि मैं लंदन गया
और लंदन में मुझे एक ओल्ड लेडी मिली और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इंडिया में म्यूज़ियम्स भी है। तो मैंने कहा इंडिया का 5000 साल का इतिहास है, तो म्यूज़ियम्स तो होंगे ही होंगे, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स तो आप लेके आए हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में। तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी कि उसका कहने का मतलब है कि कोई भी म्यूज़ियम जाता ही नहीं है इंडिया में। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लोग म्यूज़ियम जाते क्यों नहीं है इंडिया में। तो मुझे लगा कि हमारा इतिहास 5000 साल का है, हमारी हिस्ट्री माइथोलॉजी सो ग्रेट, बट प्रेजेंटेशन जो है म्यूज़ियम की जो हालत है वो यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अराउंड कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए कि म्यूज़ियम एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट हो जाए। और कोई भी इंडिया में ऐसी कंपनी काम नहीं कर रही थी। तो बेसिकली म्यूज़ियम एक ऐसी चीज़ है कि जो हर कोई नहीं बना सकता। तो हम गवर्नमेंट के पास गए, हमने कुछ प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट के भी कुछ प्लान्स थे, और प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम हमारा पहला सबसे बड़ा सक्सेस था, और उसमें बहुत बड़ी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आई थी। बट जो इंडिया के अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक इंडियन कंपनी को प्रेफर किया, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वहाँ पे हर दिन 4000 लोग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ऐसी चीज़ हमने दुबई में देखी है, ऐसी चीज़ हमने लंदन में देखी है, पहली बार हम ऐसी चीज़ अपने देश में देख रहे हैं। तो मुझे इस तरीके से बहुत प्राउड होता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद हमने गीता म्यूज़ियम पे काम कर रहे हैं, हम टेम्पल म्यूज़ियम में काम कर रहे हैं, हम भगत सिंह म्यूज़ियम पे काम कर रहे हैं, हम अम्बेडकर म्यूज़ियम पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी म्यूज़ियम हमने अभी बना भी दिए हैं। क्या बात है। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग सौरभ जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले तो किसी लेडी ने जस्ट ऐसे ही रैंडम स्टेटमेंट मारा और उससे इतना बड़ा आइडिया निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे एक सवाल है, ये IITian ब्रेड सोचती कैसे है? मतलब हाउ डू यू गाइज थिंक सो डिफरेंट? एंड डिफरेंट सोचना एक अलग बात हो गई, वहाँ पे ऐसा क्या करवाया जाता है? क्योंकि मैं तो IIT में पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे ये जानना है कि वहाँ पे ऐसा क्या करवाया जाता है कि इतने यूनिक आइडियाज़ आप लोगों के पास आ जाते हैं, फिर आप उस पर काम भी कर लेते हैं, उस पर सिस्टम भी बना लेते हैं, एंड देन यू आर एबल टू मेक सो मच आउट ऑफ इट। बेसिकली जो ये आइडिया शुरू होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, इससे एक टर्म बोलते हैं एक्सपीरियंशियल टेक्नोलॉजीज, न्यू एज टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट बिकॉज मेरे पास उसमें पढ़ाई का एक्सपोजर था, तो मैं उसके अराउंड सोच सकता हूँ। जो चीज़ आदमी करता है उसके अराउंड वो सोच सकता है। अगर कोई ब्रोकर है तो ब्रोकर का बिजनेस सोच सकता है, कोई चाय बनाता तो चाय का बिजनेस सोच सकता है। तो बिजनेस तो आप वही सोच पाते हो जो आपको आता है, जो आपने देखा है। बहुत एक्सपेंसिव आपको ऑफर्स भी मिले होंगे कि भाई 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, ये भी तो मिला होगा। तो फैमिली कार्ड जो मेरी लास्ट इंटर्नशिप कंपनी थी, वहाँ पे मैं बिल्कुल मिनिमम में सर्वाइव करना सीख गया। फिर मुझे लगा यार पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा। पहले अगर आप खुश रहेंगे, और हर दिन मतलब मुझे वो ट्रक में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वेयर हाउस में भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जबकि मैं माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनी में जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे मैं 6 बजे देखता था कि 6 कब बज रही है, मुझे घर जाना है। सो आई थिंक ये आपके दिल का कॉल होता है। और उसके बाद आई थिंक IIT में एक चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो है स्ट्रक्चर्ड तरीका काम करने का। ओके। तो मेरी 10 साल की जर्नी में बहुत बार ऐसा समय आया कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे लोग छोड़ के चले गए, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था आगे कैसे करूँगा, क्योंकि बहुत सारी फेलियर्स होते हैं। तो उससे मुझे एक चीज़ समझ आया कि सक्सेस और फेलियर है क्या है। फेलियर है कि एक कहानी चल रही है, एक जर्नी चल रही है, आपने छोड़ दी। छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, लोग ख़त्म हो गए, और तीसरा हो सकता है आपका मोटिवेशन ख़त्म हो गया। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यार इन तीनों को कभी ख़त्म नहीं होने देना, बाकी तो जर्नी चलती रहेगी। आज 100 करोड़ है, कल 10 हो जाऊंगा, फिर अगले दिन 500 हो जाऊंगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने जो कही, एक तो लोग, तो सबसे पहले मैंने फोकस किया कि मेरी टीम में इतने 3 कोर लोग हो जिनको सारी चीज़ें आए। सो आई वॉज गुड इन बिजनेस, आई वॉज गुड इन स्ट्रैटेजी, आई वॉज गुड इन मार्केटिंग। तो मैंने वो फील्ड की। मेरा बहुत अच्छा IIT का एक फ्रेंड जो गूगल में काम करता था, मैंने उसको अपने साथ लाया, और एक बहुत अच्छा ऑपरेशन वाला बंदा मैंने अपने साथ लाया। तो हम तीनों लोग इक्विटी हमने बांट दी और हम को-फाउंडर हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग आए गए, बट हम तीनों जब जब साथ रहे तब तक हमने फिर से बाउंस बैक किया। तो मुझे लगता है कि लोग आपके साथ होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ मैं कह रहा था कि वो अगर आपके पास पैसा ख़त्म है तो आपके पास बिकॉज मैंने जैसा बोला कि मैंने कोई जॉब नहीं की। अगर आप बिल्कुल यंग में शुरू करते तो हम 50,000 30,000 में सर्वाइव करना सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे समय हुए जब हमारे पास पैसे नहीं थे, बट वो समय को आपको निकालना होता है। अगर किसी को 3 लाख 4 लाख की सैलरी की आदत है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए मुश्किल नहीं था। तो बहुत बारी ऐसा हुआ कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, बट वो टाइम निकल गया, फिर हमारी कहानी शुरू होगी। और तीसरी चीज़ होती है मार्केट में जो आइडियाज़ है उसकी कितना
आपको उसकी मार्केट है, कितना लोग उसको खरीदना चाहते हैं, कितनी उसकी डिमांड है। और उसमें मुझे लगता है कि आज हमारा एक जो पिलर है कंटिन्यूअस इनोवेशन, हर आप देखेंगे हम 2 साल पहले कुछ और कर रहे थे, आज हम कुछ और करें, अगले 2 साल में कुछ और करेंगे। अगर आप यही नहीं करोगे तो आप बदल जाओगे। जैसे हम आज बहुत सारा AI यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। सो अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सौरभ जी, मैं एक बहुत बड़ा सवाल मेरे पास आ रहा है। आपने IIT से किया, अब मुझे बताइए कि आपके गवर्नमेंट में कितने कनेक्शन थे जिसके कारण आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल पाए? क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे को कोई आइडिया आया, फिर मैं जाके गवर्नमेंट को सीधा पिच करूं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधा कहे कि भैया सबसे बड़ा म्यूजियम बना दो हमारा। तो भूपेंद्र जी, ना ही तो हमारे चाचा विधायक थे, ना ही हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स से लेना देना। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे हमने हर घर तिरंगा किया, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम किया, हमने नेताजी होलोग्राम किया जिसकी बहुत ज़्यादा बज़ हुई थी, हम अयोध्या में एक टेम्पल म्यूजियम बना रहे हैं। सो आइडियली ये नहीं है कि आप आज की अभी जो करंट गवर्नमेंट है ना, इसके बारे में बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट आई थिंक टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करती है। अगर आप टैलेंटेड हो तो रिकॉग्नाइज़ करती है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट में काम करने के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। लोग कहते हैं कि पेमेंट डिले होती है, तो मैंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसे ही बनाया कि हमें कैश रिच होना है। मुझे हमारी कंपनी मुझे लगता है कि काफ़ी कैश रिच कंपनी है कि हम 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक भी पैसा ना आए तो हम मैनेज कर पाते हैं, और हम बहुत सारी अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट होती है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट में कि आपका पैसा हमेशा आ जाता है, कभी नहीं रुकेगा। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइक या तो आप रोएंगे कि अच्छा हम 2 महीने में एक्सपेक्ट करें, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता 2 महीने में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पैसा मैंने आज काम किया 1 साल बाद आएगा, तब तक मेरी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। और अब तो ऐसा साइकिल बना हुआ है कि मतलब चलता रहता है कहीं ना कहीं से। तो बट कैसे आपने एंट्री मारी होगी? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और ये बहुत हेल्प कर सकती है यंगस्टर्स को जिनके पास आइडिया तो है लेकिन वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट फील्ड में ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, जहाँ उनको सुनने को मिल रहा है अरे यार ऑलरेडी हमारे पास तो वेंडर है, या ये बड़ा नया आइडिया है, हमें तो इस पर काम ही नहीं करना है। क्योंकि आई एम श्योर आपने शुरू के 10, 20, 50 लोगों को पिच किया होगा, तो सबने कहा ये क्या है, मतलब वाई शुड वी टेक इंटरेस्ट इन दिस आइडिया? तो भूपेंद्र जी, मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ भूपेंद्र बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा सर। मैं बहुत सरकार में काम करता हूँ तो जी लगाने की आदत हो गई है। सो भूपेंद्र, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हार जब आप बोलते हो ना, फेलियर एक जर्नी है, लाइक तो आप उसमें कभी गिव अप ही मत करो। आप अपना एंड डिसाइड करो ना। आप इतने जिद्दी हो कि आपने 3 चीज़ें देखी है, सब चले जाएंगे तो मेरे 2 को-फाउंडर साथ में रहेंगे, ठीक है, और मैं तो करता रहूँगा, और कभी ना कभी तो समय बदलेगा। और मैंने देखा है कि समय लाइक जब सबसे डार्क तब होता है जब सुबह होने वाली होती है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अब होने वाला है, और आप में इतनी रेजिलियंस और इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको बीट कर पाओगे। मतलब मैं उन बुरे समय के बारे में बात नहीं कर सकता कि जब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो जिन लोगों पे मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब आपको बहुत अपने लोगों के साथ नाइस रहना पड़ता है। मेरा एक ऑफिस बॉय को हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे 3 महीने तक, 4 महीने तक, बट मैंने बोला कि जो मेरे साथ काम करना चाहे वो काम कर सकता है। 2016 की बात है। तो वो ऑफिस बॉय आज हमारा ऑपरेशन का एक मैनेजर लेवल पे वो पहुंच चुका है, 8 साल से हमारे साथ है। तो एक दिन वो आके मुझे बोलता कि आपने देखा होगा बिज़नेस में काफ़ी जेलसनेस होती है कि तेरे बॉस के पास पैसा नहीं है, मुझे ज्वाइन कर ले। तो बोलता उसका दिल बहुत बड़ा है, कल पैसा आ जाएगा। तो वो जब आके उसने मुझे वो बोला ना, तो मुझे बहुत ही दिल में टच हुआ कि मतलब एक बंदा जो 5,000, 10,000, 15,000 में सर्वाइव करता है, 4 महीने से सर्व कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस मेरे पे है, तो मैंने सही समय पे कुछ अच्छा किया होगा कि बुरे समय में मेरे साथ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सही समय पे इतना अच्छा कर दो। और बिजनेस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन लोगों की मीट करना। उतना ही बोलो जितना डिलीवर कर पाओ। जो भी आप बोलो उस पर कंसिस्टेंट रहो। 6 बजे बोलो तो 6 बजे, 6 का मतलब 6-1 नहीं हो सकता। सो यही सारी चीज़ें जो आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। और मैंने गवर्नमेंट में इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया जिनमें इतना अच्छा डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। Awesome. That's great. दोस्तों, बहुत कम लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है जो कि सच में गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस लेवल पे काम कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि देश के विकास में भी योगदान दे रहा है। सौरभ भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो यूके जब गए और उन्होंने एक लेडी ने एक सरकास्टिक रिमार्क इंडिया के बारे में मारा और वहीं से उनके अंदर का देशभक्त जागा और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जो कि इंडिया को दुनिया तक पहुंचा रहा है। एंड सच में प्रधानमंत्री म्यूजियम आप जाके देख के आएँ, यू विल बी थ्रिल्ड, आपको मज़ा आ जाएगा।
तो सौरभ भाई, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपने कहा भगत सिंह म्यूजियम पे भी काम चल रहा है, आपने कहा अंबेडकर म्यूजियम पे काम चल रहा है। सो इन म्यूजियम्स को बनाने में मेजर चैलेंजेस आपको क्या आते हैं? म्यूजियम बनाना एक मूवी बनाने जैसा होता है। Okay. ठीक है, आप इसका अगर प्रोसेस समझे तो सबसे पहले तो आपको एक स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी के लिए हम बैठ के सर्च नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले एक्सपर्ट ढूंढ के लाते हैं। Okay. ऐसा इंसान जिसने भगत सिंह पे काम किया हो, ऐसा इंसान जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स पे काम किया हो। Okay. तो बहुत सारे रिसर्चर्स हम इनको ढूंढते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज हर टॉपिक बदलता है। जैसे अभी हम टेम्पल म्यूजियम बना रहे हैं, तो टेम्पल आर्किटेक्चर पर कोई एक्सपर्ट चाहिए हमें, तो हम बहुत सारे ऐसे लोग ढूंढते हैं जो इस फील्ड पे काम किया है। तो वहाँ से हमें, बिकॉज म्यूजियम एक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, जो हम म्यूजियम में लिखते हैं उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन माना जाता है, लोग उसको सच मानते हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर कि जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी कल्पना ना हो। जैसे कि आप फिल्म्स देखते हैं, जैसे तानाजी देख लिया आपने, तो बहुत सारी कॉस्ट्यूम, लोग कैसे हैं, सब में आप रिलेट नहीं कर पाते। और हमारा ये काम है कि जो यंगर जनरेशन है तो उसको जो वो हो वहाँ पे वो देखे। तो सबसे पहले स्टोरी बिल्ड करते हैं, फिर इसका नैरेटिव हम बिल्ड करते हैं कि जब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या भावना लेके बाहर जाएंगे, तो इसे बोलते हैं नैरेटिव बिल्ड करना। फिर हमारे पास एक स्पेस चाहिए होता है जिसको हम जोन्स में डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे ये कहानी बताएंगे, यहाँ पे ये कहानी बताएंगे। फिर उसमें किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो इसमें एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता। वो ये है कि अभी जैसे आपका शो है तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता। एक फिल्म आई, कोई डायरेक्टर कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता। बट हमारे पास न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि विजिटर इस फील्ड में, इस जगह पे आके कैसा फील कर रहा है, इस रोशनी में कैसा फील कर रहा है, इसे देख के क्या फील कर रहा है। उसके बेसिस पे हम डिजाइन बनाते हैं। इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग आप ध्यान रखते होंगे, लाइटिंग कैसी है, लाइटिंग कैसी है, कलर, म्यूजिक, साउंड, उसको वहाँ पे क्या हमें फीलिंग देनी है। उसे इमोशनल फील कराना है, उसे कुछ नॉस्टैल्जिक फील कराना है, उसे कुछ प्राउड फील कराना है, उसे वो दर्द फील करानी है। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हमने याद जलिया म्यूजियम बनाया था जलियांवाला बाग पे, तो हम चाहते थे कि वो कैसा लगता है कि जब आपके सामने इतनी सारी गोलियां हैं, आप फील कर पाते हो आप, तो वो फील कराना ताकि यंगर जनरेशन आज़ादी को मजाक ना समझे। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद बहुत बारी होता है कि डिज़ाइन कुछ कर लिया, बन कुछ गया। तो वो पूरे प्रोसेस में आप वेंडर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हो और एक एक चीज़ बनाते हो। ब्लू बहुत सारे तरीक़े का हो सकता है, बट मुझे यही ब्लू चाहिए। तो एक छोटी छोटी चीज़ें चेंज करा के वो परफेक्शन की तरफ बढ़ना। तो ये परफेक्शन में मेजर सिलेक्शन आपका रहता है या देर आर सम डायरेक्टर काइंड ऑफ पीपल जो कि डिफरेंट लोग होते हैं? मेरी ओवरऑल प्लानिंग और स्ट्रेटजी में काम रहता है, बट मेरे ऑफिस में मल्टीपल टीम्स है। जैसे एक आर्किटेक्चर टीम है तो उसको आर्किटेक्ट हेड करता है, एक क्रिएटिव टीम है, एक कंटेंट टीम है, एक इंजीनियरिंग की टीम है। तो वो सब अपना अपना काम करते हैं, बट एक मैक्रो पिक्चर मैं देखता हूँ विच इज़ मोर लाइक अ डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम। सो मोस्टली वो वाला काम करते हैं। तो सौरभ जी, जब आपने शुरुआत की इस स्टार्टअप की तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत आई होंगी, तो हाउ डिड यू अरेंज फॉर द इनिशियल फंड? ये स्माइल आपकी आ रही है, ये बता रहा है कि बहुत पापड़ बेले हुए हैं। तो मैं आपको ना एक किस्सा बताता हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर है। तो लकीली हमारे कोई फाइनेंशियल ट्रबल हुई नहीं आफ्टर माई डैड पास्ट अवे। हमारे एप्पल के बगीचे थे। अच्छा। तो पैसे से पेड़ में उगते थे, ये हमारा कॉमन जोक है। तो IIT करने के बाद मेरी मम्मी ने सोचा कि अब ये लड़का जाएगा। आप हिमाचल से हैं? मैं शिमला से हूँ। शिमला से भी एक गांव पड़ता है कोटगढ़, वहाँ से हूँ मैं। तो उन्होंने सोचा कि अब ये लड़का ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जॉब करेगा। तो हमारे पूरी फैमिली में एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बट मैंने तो सोच लिया था कि मुझे तो यही करना है। तो 2-3 साल तक बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो मेरी मम्मी से मैंने काफ़ी पैसे लिए, हर बारी ये बोल के लिए कि मैं वापस लौटा दूंगा। ऐसे करते करते 60-70 lakhs का मेरी मम्मी के ऊपर मेरा उधार हो गया। और उस समय मेरी मम्मी को लग रहा कि यार आई थिंक ये गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि हर बारी मैं बोलता हूँ कि मम्मी मैं रिटर्न कर दूंगा। फिर एक दिन हुआ क्या कि मैंने उनको कहा कि मम्मी बस 10 लाख 5 दिन बाद मुझे पैसे मिल रहे, ये रहे चेक। मुझे लगा कि मेरी मम्मी वो चेक नहीं लेगी, और मेरी मम्मी ने वो चेक ले लिया। मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। मेरे बैंक बैलेंस में कोई पैसा नहीं था। तो मैं 2 दिन तक बड़ा परेशान कि मतलब डाला है तो बाउंस हो जाएगा, ये तो चीटिंग और फ्रॉड हो गया अपनी मम्मी के साथ। बट तीसरे दिन उन्होंने बोला कि यार आई थिंक अब तेरा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये ले ले, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है।
फिर वो पूरा किस्सा ख़त्म हो गया। 5 साल बाद मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि यार याद है तेरे को उस समय तुमने मुझे चेक दिया था, तेरे पास पैसे नहीं थे ना। तो फिर मुझे समझ आया कि यार मतलब आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ता है चीज़ों में, और आपकी माँ सब कुछ समझती है। तो आई विल से मेरा फर्स्ट इन्वेस्टर मेरी मम्मी है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब लाइक माँ बाप शादी के लिए पैसे ना बचाए, अपने बच्चे के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फर्स्ट इन्वेस्टर बने ना, तो ये देश अमेरिका से बेटर हो सकता है। वाह, व्हाट अ मैसेज दोस्तों। लिटरली आज हम कॉलेजेस स्कूल में जाते हैं, लेकिन शादियों में 50-50 लाख खर्च कर देते हैं, और कई बार कॉलेज स्कूल में भी जाके ऐसी एजुकेशन ले लेते हैं जिसमें बच्चे को बिल्कुल खुशी नहीं है, बच्चा बिल्कुल उसके लिए बना ही नहीं है। शायद उसको ढूंढने में ना तो आजकल माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, और ना ही ऐसी जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ से कि वो आदमी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके। बट व्हाई डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ये बड़ा चैलेंजिंग भी तो है सौरभ भाई, क्योंकि हज़ारों लोग फेल भी हो रहे हैं, जितने लोग सक्सेस हो रहे हैं। आपने तो 100 करोड़ की बना ली, बट मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ जो इसमें कूदे और वो फेल हो गए। अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुख यही है। तो व्हाट डू यू रियली फील कि पेरेंट्स को इस समय क्या मैसेज जाना चाहिए उसका? सब में अपनी अपनी एक बेसिकली आप में कितना स्ट्रेंथ है, और ये कैरेक्टर है जो बचपन से डेवलप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक कैरेक्टर है कि वो फेलियर को कैसे हैंडल करता है, और उसके उनके पेरेंट्स उसे कैसे सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स पे कि बच्चों को वो ट्राई करने दें, नई नई चीज़ें ट्राई करने दें। फेलियर ना, मुझे लगता है कि फेलियर ही एक रास्ता है कि फेलियर 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 फेलियर, कब तक फेलियर, एक दिन तो सक्सेस आएगी। तो वो चलते जाना है आपको, और अपने बच्चे का मोटिवेशन और कैरेक्टर ना बचपन में ही बनता है, बिकॉज उस समय उसको शेप कर रहे होते हैं। तो कभी भी कोई भी लड़का, कोई भी आपका बच्चा अगर फेल हो रहा है ना, तो उसको बोलो कि यार एटलीस्ट तुमने ट्राई किया, हम तुम्हारे साथ हैं। और वही कैरेक्टर उसको बिल्ड करता है आगे चल के सक्सेसफुल बनने में बिजनेस में। और जिसने वो फेलियर देखा है और जितने फेलियर्स देखे हैं उसके अंदर उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होता है। और रिस्क लेना एक ऐसी चीज़ है कि मेरा पार्टनर मुझे बोलता है कि जब मैं पहले स्टार्टिंग में रिस्क लेता था तो बहुत गलत होते थे। ओवर द टाइम आपकी जो रिस्क टेकिंग की जो इंट्यूशंस होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज ये भी प्रैक्टिस है ना। ये प्रैक्टिस है एक, तो आप जितना आप आजकल मेरे सारे रिस्क भी ना सही निकलते हैं तो ये प्रैक्टिस है, करनी पड़ेगी ना आपको। So true. करनी पड़ेगी, और उस रिस्क में कुछ नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। करेक्ट। तो झेलने के लिए आप कितने तपे हो, आपने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो बहुत मैटर करता है। बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं कि जो ठीक है फर्स्ट हिट इट गोज। सो सौरभ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, और आपको देख के लग रहा है कि अगर आप IIT तक पहुँचे, मतलब वो ही आप बहुत फोकस्ड रहे होंगे, एंड उसके बाद भी आप फोकस्ड रहे होंगे, क्योंकि यूं ही कोई इस लेवल पे बिजनेस नहीं कर लेता। तो इतना फोकस और इस कंसिस्टेंसी के साथ फोकस, ये क्या बचपन से प्रैक्टिस करवाई थी मम्मी ने, या फिर आप बचपन में बड़े बदमाश किस्म के आदमी हुआ करते थे? आई थिंक बचपन का अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था। अच्छा। बट ओवर द टाइम कॉन्फिडेंस पता चला यार, मतलब दुनिया तो मतलब आपको ऐसे ही ले जाएगी। तो आई रियलाइज़ कि यार देखो, मतलब क्रिप करने से बेटर ये है कि आप इसको सामना करो। तो इस तरीके से आगे डेवलप हुआ मेरा। तब मैं IIT गया, IIT में बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग बहुत अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के मिलते हैं, और वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता कि लोग वहाँ जाते हैं नॉट बिकॉज वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनमें किसी चीज़ का जुनून और पागलपन होता है। और वहाँ से मेरा सिंगल ट्रैक और फोकस बना, और मैं ये फोकस के ऊपर तो मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ बिकॉज मैंने इसमें बहुत पैसा बर्बाद किया है। मैंने एक बारी मुझे 2015 पे इन्वेस्टमेंट मिल गई जी, बिकॉज स्टार्टअप में मतलब कल्चर है इन्वेस्टमेंट का मतलब सक्सेस, जो कि बहुत ही गलत है आज की दौरान में। सक्सेस का मतलब है कि आपकी सेल्स और एक्सपेंस के बीच में जो पैसा बच रहा है जो आपका है। और मैंने करंटली अपने सारे इन्वेस्टर को बाय बैक कर दिया, बिकॉज आप डाइल्यूट करते करते आप कब कंपनी से बाहर हो जाओगे आपको पता नहीं चलता। तो 2015 में हमें एक इन्वेस्टमेंट मिली जिसने बोला यार ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है तो आप प्रोडक्ट पे काम करो। तो मैंने प्रोडक्ट पे उसके बोलने पे काम शुरू कर दिया। 2 प्रोडक्ट पे काम किया कि ये नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा। तीसरा टैगबिन साथ में चल रहा था सर्विसेज में। वो 3 साल का समय था जब मैं वो आपको अपना ऑफिस बॉय की कहानी बता रहा था, ये उसी का रिजल्ट था। डीफोकस था, अगर आप अपने गोल तक नहीं पहुँचे तो आप 2 और बच्चे पैदा कर रहे हो, तीनों माल न्यूट्रिशन हो गए, तीनों मरेंगे। ट्रू।
वो एक समय मैंने अपने इन्वेस्टर को बोला कि अब मैं अपने तरीके से चलाऊँगा। ये 2 प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए थे उन्हें बंद किया और हमने टैगबिन पे फिर से फोकस किया। उस लड़के को देख के जिसने मुझे बोला कि कल, तो फिर मुझे लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी इन सब लोगों की तरफ, और फिर हमने टैगबिन पे फिर से फोकस किया और हम बाउंस बैक कर गए। हमारा टर्नओवर 10 करोड़ था 2 साल पहले, और विद इन 2 ईयर्स लाइक ये फोकस और ये विजडम और ये सारी चीज़ें ना कल्मिनेट करती है। पहला 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद 10 से 100 से 1000 ये बराबर एफर्ट लगते हैं, जहाँ तक मुझे समझ आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द टाइम आप थोड़े वाइज हो जाते हो, थोड़ा गट्स लेने की आपको स्किल आ जाती है, डिसीजन मेकिंग स्किल आ जाती है। और बिज़नेस तो हमें ज़्यादा सिखाया जाता नहीं है, तो मुझे बिज़नेस लगता था कि जस्ट आप प्रोडक्ट बना लो, बट मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, HR, एडमिन ये सब तो आता नहीं है हमें सबको, तो ये सब भी हम सीखते हैं। तो अगर आप 7-8 साल टिक के बिज़नेस में और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपको बहुत ही मतलब सोचना पड़ेगा कि कुछ आप बहुत मेजरली रॉन्ग कर रहे हो। आप में डेडिकेशन है। इसके लिए एक लाइन बोलता हूँ सौरभ जी, कि अगर आप 10 साल से किसी लाइन में हो और फिर भी सक्सेस नहीं हो, तो या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आप गलत लाइन में हो, दोनों में से एक चीज़ तो कुछ है। और आपने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ कही। तो पहले तो आपको बधाई कि 2 साल पहले ये 10 करोड़ था, 2-2.5 साल पहले, और अभी 100 करोड़ के आसपास आप पहुंच गए हो। दोस्तों, हाउ डू यू फील? हम सबका ड्रीम है, इवन मेरा भी बिजनेस अभी 100 करोड़ नहीं है, तो मेरा भी ड्रीम है कि जल्दी से अब आपसे प्रेरणा लेके अगले 1-1.5 साल में हम भी छक्का मारते हैं। बट दैट्स वेरी नाइस। IIT कई बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या वो राइट कर सकते हैं? आई थिंक IIT और एंटरप्रेन्योरशिप का ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेना देना है जी। मतलब क्योंकि एक तो IIT आपको बहुत फोकस करवाता है और आपके पास एक एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है कि आप वही प्रॉब्लम्स है आपको जिसको सॉल्व करनी है बिजनेस में आगे चल के। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ज़रूर IIT में जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो IIT नहीं जाते वो नहीं कर पाते, वो भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, बट ज़्यादातर जो वहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं, वहाँ पे आप स्ट्रगल करना सीखते हो, वहाँ पे आप फोकस करना सीखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेस्ट ब्रेन्स के साथ दिन रात बिताते हो। यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका एक माइंडसेट और एक्सपोजर बहुत बड़ा हो जाता है। हाउ वंडरफुल। सो दोस्तों देखिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, वैसे तो लिखा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कहता हूँ हमें जब मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और अगर आप और मैं मेहनती हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, जैसे सौरभ भाई को कोई नहीं रोक पा रहा। सौरभ सर, व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्शंस, या अगले 10 साल बाद आप अपने आप की सक्सेस को कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर विजन 10 years 20 years डाउन द लाइन? अभी तो हम बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहे हैं। हमारी 3 करंट वर्टिकल्स है। जैसे अभी मैंने म्यूज़ियम की बात की, तो उसे हम स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर हम म्यूज़ियम्स बना रहे हैं। हम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सफारी भी बना रहे हैं गुड़गांव में। ओके। और हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाते हैं। तो ये एक डोमेन के अंदर आता है, ये हमारा भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल है। फिर हमने एक आउटरीच का एक प्रोग्राम है, विच इज़ अ वेरी नेशन लेवल। आपको अगर कुछ अपना प्रोडक्ट को प्रोपगेट करना, जैसे हमने हर घर तिरंगा किया था जी, कोई नहीं सोच सकता कि इसमें आपने क्या क्या रोल प्ले किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए है, तो क्योंकि ये एक बड़ी कैंपेनिंग हो गई थी। हाँ। और इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे दिल पे तो एटलीस्ट। तो डिजिटल आउटरीच जो इसका पूरा था वो हमने पूरा प्लान किया था। हमारे प्लेटफॉर्म में 5 करोड़ लोगों ने सेल्फीज अपलोड की थी। वाओ। 6 करोड़ डिजिटल पिन आए थे और प्रोपगेशन इसके थ्रू हुई। सो आई वॉज इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि झंडा जाएगा और लोग खरीदेंगे। मुझे लगा कि कैसे होगा, बट वो इतना मास लेवल पे चल गया कि लोगों ने ना पहली बार एक त्यौहार मनाया जो देश का त्यौहार था। देश का त्यौहार, जिसमें वो सजे धजे नहीं, बट सब ने झंडा फहराया। तो जब मतलब मेरी आंख से आंसू आ गए कि जब मैं 15 में जा रहा था ना, हर जगह तिरंगा था, हर जगह तिरंगा था। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब देश बदल रहा है और इस तरीके की कैंपेन्स होती है। और इससे क्या होता है ना, लोग यूनाइट होते हैं। जो देश यूनाइटेड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो वी टॉक अबाउट ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, बट ग्रेट अमेरिकन्स नेवर से रॉन्ग अबाउट अमेरिका। बट इन इंडिया बहुत सारी ये रहता है कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इट्स इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे, बी प्राउड। तो अगर हमने पहली बार बिना कुछ क्रिब किए पूरा देश एक साथ आया, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर टू गुजरात टू अरुणाचल, सारे लोग आए। और 26 हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट भी बदला सरकार ने। पहले 2 करोड़ अचीव हो गया। लास्ट दिन मैं आपको बता नहीं सकता,
1 घंटे में 40 लाख सेल्फीज अपलोड हो रही थी। वाओ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग। इससे पहले मैंने राष्ट्रगान किया, अगर आपको पता होगा, उसमें 2.5 करोड़ वीडियोस अपलोड हुई लोगों की राष्ट्रगान गाते हुए। तो वहाँ से ये कैंपेन है। इस साल भी हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, मैं अभी बता नहीं पाऊँगा बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बट इस साल दोनों सालों से बहुत बड़ा होगा। तो आप प्रधानमंत्री जी से ऐसे रूबरू बात करते हैं? मैं उनसे 5 या 6 बार मिल चुका हूँ। तो हमें कब मिलवा रहे हो? इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग है ना, हमें बड़ा मतलब इंस्पायरिंग पर्सन्स में से एक है काफ़ी। मतलब पूरी देश में एक अलग सा माहौल है। ये कुछ अच्छे इनिशिएटिव, देखिए ऑपोजिशन है, हर तरह के लोग हैं, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होगी, लेकिन मैं तो हमेशा हैरान रहता हूँ कि हम लोगों से, कईयों से अपना घर नहीं चलता, कोई लोग देश चला लेते हैं। एंड सो जल्दी आप मिलवा दीजिएगा वैसे। उनसे मैं एक बात था, जब मेरी मिला था तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, कल्पना दृढ़हीनता। इसका मतलब होता है लैक ऑफ इमेजिनेशन। तो बोलते अंग्रेज गए बट हमसे ना ये छीन के चले गए कि हम बड़ा नहीं सोच सकते। तो इसलिए मैं कभी कभी सबसे बड़ा स्टेडियम बना देता हूँ, कभी कभी मैं सबसे बड़ा स्टैचू बना देता हूँ, ताकि हमें भी लगे कि हमारे देश में भी कुछ बड़ा, मैसिव और प्रोग्रेसिव होता है। तो वो शब्द ना आज तक मेरे दिल में ना के है। तो अभी हमने युगे युगीन भारत का लॉन्च किया था। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू बनाया था। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। तो इस तरीके से मतलब कुछ भी करो, बड़ा करो और ऐसा करो कि जिसका आपका नाम हो। और मुझे आज भी वो बात याद आती है कि हमारी सोच वो लेके चलेगी कि तुम कैसे बड़ा कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। तो वो तोड़ने के लिए इसका बेसिकली अमृत काल के 5 प्राण में फ्री फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट एक हमारा एक प्रण है। जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। सो उसमें मतलब यही है कि मतलब लाइक अपने आप को इन्फीरियर मत फील करो। और जब हाँ, और वो यही एक थॉट है, टैलेंट की तो कमी नहीं है। गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, सबके सीईओ हम ही हैं। क्या है मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही होगा ना कि हम खुद नहीं कर सकते, हम किसी के लिए काम कर सकते हैं। सौरभ सर, मेरा एक प्रोग्राम चलता है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। उसमें बस मैं लोगों को यही कहता हूँ, यार अपना माइंड सेट को ना इतना बड़ा कर दो, ये कहो मैं ही नंबर 1 बनूंगा एंड आई कैन डू वॉट एवर आई फील एंड आई बिलीव इन। बस यही है कि बिलीफ आता नहीं है, एंड बिलीफ के कैसे ब्रेक करें उसके लिए हम लोग एक 90 डेज़ का सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रोग्राम चलाते हैं, कमांडो ट्रेनिंग 90 डेज़ नॉन स्टॉप, जहाँ लोगों को सिर्फ यही बताते हैं, चेंज योर बिलीफ दैट यू आर नॉट सपोज टू डू वॉट यू आर डूइंग। आपका बिलीफ ये नहीं हो सकता कि 50,000 ही कमाना है और फिर 60,000 जाना है। आपका बिलीफ मिनिमम 100 करोड़ आप कर रहे हो और हज़ारों लोग 100 करोड़ कर रहे हैं, तो हज़ारों लोगों से या लाखों लोगों से तो कॉम्पीट किया ही जा सकता है। कंपटीशन नहीं, इंस्पायर ही। आपके बिजनेस में मैं नहीं हूँ, आप मेरे बिजनेस में नहीं हो, तो वी कैन डेफिनेटली एटलीस्ट गो टू दिस लेवल। तो थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। और ये एग्जैक्ट थॉट जब किसी और के मुंह से हम जब देते हैं ना, तो लोगों को लगता है शायद यार इसका बिजनेस है, ये ट्रेनिंग, तो इसलिए इसका तो बोलना काम है। लेकिन आपसे जब आ रहा है तो इट इज़, आपने ना सिर्फ इसको जिया है, आप इसको पी रहे हैं हर रोज़, एंड आई थिंक कमिंग फ्रॉम यू मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जस्ट वन क्लोजिंग आर्गूमेंट, जब आप बोल रहे थे कि पैसे आप भी कमा रहे हो, पैसे मैं भी कमा रहा हूँ, बट आप जो काम कर रहे हो उसमें आप जब आप रात को सोते होंगे या लोग आपसे मिलते हो तो आप इंस्पायर होते होगे, बिकॉज आप एक सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। तो सेम मुझे भी अपने काम में लगता है कि मतलब पैसे मैं भी कमा रहा हूँ, बट जब मैं म्यूजियम जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं यार यू डन समथिंग गुड। हर घर तिरंगा देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है। तो मुझे एक लगता है कि जब आपका वो पैशन हो ना, तो बाय प्रोडक्ट पैसा रहता है। सो आई मीन कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो दैट यू आर डूइंग अ सोशल सर्विस। थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, ये आपने सुना सौरभ जी को। देखिए कितने इंस्पायरिंग पर्सन है, एक छोटे से आइडिया से इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया, हज़ारों लोगों को आज इंस्पायर कर रहे हैं। हर घर तिरंगा जैसे अभियान में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इंडिया की धरोहर को वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं नए अंदाज में, ताकि यंगस्टर्स उससे रिलेट कर पाएँ। आई थिंक दिस नीड्स अ मैसिव विजन। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जिसके पास विजन है वो 10 साल के अंदर शायद पूरी दुनिया में जाना जाएगा, या 10 साल में ऐसा कुछ क्रिएट कर देगा जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ही कहावतें या दोनों ही लाइनें चरितार्थ की है सौरभ सर ने। सो
गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सौरभ सर एंड नीचे लिख दीजिए वी लव यू सौरभ भाई। एंड आप भी जाइए टैगबिन को फॉलो कीजिए, उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, उनके काम को देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा एंड आप भी उनकी तरह एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बने। थैंक यू सो मच सौरभ सर फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव टू दिस स्टूडियो एंड रियली इंस्पायर्ड टू मीट यू। सेम हियर, थैंक यू। दोस्तों आप भी इस वीडियो को फैला दीजिए, हर एक यंगस्टर्स तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी स्टार्टअप के बारे में जान सके, आईआईटी के बारे में जान सके, स्ट्रगल के बारे में जान सके और सफलता कैसे मिलती है उसके बारे में जान सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन।